Hello everyone, welcome you all on the platform of Ashram Academy. फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या पढ़ रहे थे, तो वायुमंडल पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, जिसमें कि मैंने आप लोगों को वायुमंडल के बारे में बताया था कि वायुमंडल क्या होता है। मैंने बताया था कि ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई पड़ता है एक परत, उसी को हम लोग वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये चीज़ मैंने आपको कल बताया था। और मैंने बताया था आपको कि ये एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल जो है, ये ऐसा क्यों है पृथ्वी के, मतलब ये चारों ओर कैसे बना हुआ है। तो ये इसलिए बना हुआ है ग्रेविटी के कारण। ये भी बात बताया था मैंने, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो लगता है इस पे, इसके कारण ये पृथ्वी के चारों ओर परत के तरह बना हुआ है। एक परत जैसे चढ़ा होता है किसी चीज, खोखला जैसे गोला के ऊपर, उसी प्रकार से ये बना हुआ है। और मैंने बताया था कि ये वायुमंडल जो है हमारे जीवन जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए हमें जैसा परिस्थिति चाहिए होता है, उस परिस्थिति को उस अनुकूल में करने के लिए इसका जो है एटमॉस्फेयर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। मैंने फिर बताया था आपको कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। तीन इसका जो है प्रमुख घटक है। वो प्रमुख घटक क्या है, तो ये एटमॉस्फेयर बनने का तीन घटक है, तीन। अब पहला घटक है कि गैस, ये जो है ये गैस से मिलकर के बना होता है। दूसरा घटक होता था जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, जल का जो वाष्प, जैसे कि हम पानी उबालते हैं तो वाष्प जो निकलता है वो। और तीसरा था धूल मट्टी के कण, ये जो धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उन वो। तो ये तीन चीज़ों से मिलकर के ये वायुमंडल बनता है। ये वायुमंडल का ये जो परत है ये बनता है। ये परत जो है, इस परत को कई भागों में बांटा गया है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये कैसे बना ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे पढ़ने में हमें ज़्यादा आसानी होगा। तो मैं आप लोगों को कल बताया था कि ये जो है गैस से, इसमें गैस का इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल है, क्या क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था गैस में जो है सबसे ज़्यादा इसमें जो है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर आर्गन पाया जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, चौथा नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद बाकी का जो गैस हो गया वो सब कुछ परसेंटेज में पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस जो पाया जाता है 71% पाया जाता है, ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो 21%, और आर्गन 9%, और कार्बन 0.033% जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये चीज़ मैंने आपको कल बताया था। और मैंने बताया था नाइट्रोजन का क्या उपयोग है, ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इम्पोर्टेंस रोल है इन गैसों का, जो कि एटमॉस्फेयर में है, और उससे हमें क्या, हमारे लिए क्या, मतलब हमारी परिस्थिति के अनुसार वो क्या करते हैं, ये चीज़ बताया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे क्या, तो वो पढ़ेंगे हम लोग वाटर वेपर, जल वाष्प के बारे में। क्योंकि कल की वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया था, वायुमंडलीय गैस, ये जो तीन घटक में से जो पहला घटक है इसे हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है जल वाष्प के बारे में, यानी कि वाटर वेपर के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम अपना वाटर वेपन को और क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो। और हाँ, मैंने आप लोगों को कल ये भी, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ भी कल मैंने आपको बता दिया था। बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे बताया था आप लोगों को। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग नाम सुने होंगे, हरित गृह प्रभाव के बारे में। अगर नहीं पता है किसी भी बच्चे को तो जाकर के मेरे पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आज आज हमें पढ़ना है वाटर वेपन के बारे में। तो देखिए वाटर वेपन जो है ना, ये क्या है, तो जल वाष्प, जल का वाष्प। जैसे समुद्र है, यहाँ पे गर्मी पड़ा, इससे भाप निकलता है वाष्प, उसी को कहते हैं जल वाष्प। या पानी लिए, पानी एक बर्तन में लिए, उसको गर्म किए, गर्म करने से भाप निकलता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर ऐसे, तो वो जो भाप निकल रहा है उसी को कहते हैं जल वाष्प। ये जल वाष्प जो है ना, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है, यानी कि हरित गृह प्रभाव को क्या करता है, उत्पन्न करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को कल बता दिया था क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना, ये हमारे मतलब वातावरण को, मतलब एक स्वच्छता प्रदान करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक इफेक्ट है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण, मीथेन के बढ़ने के कारण क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर को खराब करता है।
ठीक है ना। तो उसी के बारे में है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो है जल वाष्प जो है ना वो क्या करता है, जल वाष्प हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्पन्न करता है। यह जल वाष्प बादल निर्माण और वर्षा के लिए आवश्यक होता है। ये सब बात आप लोगों को पता होगा। वह जल वाष्प जो है, अब हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्प निकलता है, समुद्र से वाष्प निकलता है, कपड़ा सुखाते हैं तो जल वाष्प होता है। तो वो सब क्या होता है, तो वो सब वर्षा के लिए, हमारे लिए वर्षा के रूप में वो नीचे आता है, यानी कि वर्षा निर्माण करता है जल वाष्प ही। ठीक है ना, बादल का निर्माण करता है जल वाष्प ही। इन सब चीज़ों में जल वाष्प का क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। और जल वाष्प जो है सर्वाधिक सांद्रता वायुमंडल की निचली परत में ही रहता है। जैसे कि मैंने बताया, ये अपना अर्थ है, और ये जो चारों ओर देखते हैं हम लोग, ये परत होता है एक मोटा परत ऐसा। ये परत जो है ना, कई भागों में इस परत को बांटा गया है। ठीक है ना, तो इसमें से जो निचला परत होता है जो हम लोगों को दिखाई पड़ता है, देखते हैं, वो क्या होता है, वो जल वाष्प ही होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो है सांद्रता वायुमंडल की निचली परत में ही जल वाष्प हम लोगों को मिल जाता है। लगभग 5 किलोमीटर ऊंचाई तक में 95% जल वाष्प होता है। ठीक है ना, मिल जाता है। मतलब कि 5 किलोमीटर के अंदर में ही हमें 95% जल वाष्प मिल जाता है। आप पूछिएगा कैसे, हमें दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो हमें बहुत दूर दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा गौर कीजिए, ठंड के मौसम में जो कोहरा देखते हैं वो क्या है, वही तो जल वाष्प है। वो जो कोहरा हमें दिखाई देता है वो क्या है, वही ना जल वाष्प, जो कि थोड़ा दूर भी ज़्यादा वो होता है तो ठंड, तो थोड़ा दूर भी हमें नहीं दिखाई पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं। अब गर्मी के समय में क्या होता है, वो पानी बन करके नीचे गिर जाता है, उसमें मतलब वो रह नहीं पाता है वैसे। ठीक है ना, वो वाष्प के रूप में नहीं रह पाता है, तो ठंड के समय में हमें पता चल जाता है। ठीक है ना, तो ये 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक में हमें 95% जल वाष्प मिल जाता है। तो जल वाष्प के बारे में हो गया होगा आप लोगों को क्लियर। जल वाष्प और गैस, ये दोनों चीज मिलकर के क्या बनाए, वाटर वेपर। इसमें एक तीसरा चीज और है जिसे कहते हैं डस्ट पार्टिकल, इसे भी पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को जल वाष्प के बारे में समझ में आ गया होगा कि जल वाष्प जो है हरित गृह प्रभाव के लिए उत्पन्न करता है जल वाष्प। जल वाष्प बादल निर्माण में और वर्षा के लिए आवश्यक है। और जल वाष्प जो है सर्वाधिक सांद्रता वायुमंडल की निचली परत में ही, नीचे वाला जो परत होता है जो हमें देख लेते हैं, उसमें ही पाया जाता है। और 5 किलोमीटर के अंदर ही ये 95% जल वाष्प हम लोगों को क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, धूल के कणों के कारण और सौर विकिरण का परिकर्णन। धूल के कणों के कारण क्या होता है, सौर विकिरण का परिकर्णन होता है। परिकर्णन का मतलब स्कैटरिंग, सुने होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का क्या होना, स्कैटरिंग होना, आप लोग सुने होंगे ना। ये क्या करता है, धूल मिट्टी जो होता है, धूल के कण, वो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी लाइट जो होता है, लाइट का जो विकिरण यानी कि रेडिएशन ऑफ लाइट, सूरज का जो विकिरण होता है, जो पिछली वीडियो में हम बताए थे, विकिरण, सूर्य का जो विकिरण होता है, उस विकिरण को कण क्या करता है, धूल के कण स्कैटर कर देता है। स्कैटर करने का मतलब परिकर्णन यानी कि दिशा मोड़ना, स्कैटरिंग करना। ठीक है ना, परिकर्णन कर देता है। ठीक है ना, जिसके कारण से क्या होता है, दिन के समय में हमें आकाश नीला दिखाई देता है और सुबह और शाम हमें आकाश लाल नजर आता है। ठीक है ना, तो याद रहे, आज के बाद अगर कोई पूछे आपसे क्या होता है ये सुबह, मतलब दिन के समय में आकाश नीला दिखाई देता है, सुबह शाम आकाश लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, तो क्या बोलोगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। बिकॉज देयर आर हैपनिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वहाँ पे क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो कि कौन करता है, धूल के कण करते हैं। सूर्य का जो प्रकाश होता है, विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, उसे धूल कण क्या कर देते हैं, परिकर्णन कर देते हैं, जिसके कारण सुबह के समय आकाश, दिन के समय आकाश नीला दिखाई पड़ता है और सुबह शाम के समय आकाश लाल नजर आता है। ठीक है, तो वायुमंडल में होने वाली संघनन क्रिया इन धूल कणों के चारों ओर ही होती है। वायुमंडल में जो संघनन क्रिया होता है, वो संघनन क्रिया धूल के कणों के चारों ओर ही होता है। इसीलिए वर्षण के लिए यह अति आवश्यक है, और इसीलिए यह जो है धूल के कण वर्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप ये जो 3 चीज़ें मैंने बताया आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें क्या बताया, कि ये जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, ये इसके 3 प्रमुख घटक है बताया मैंने।
और वो 3 प्रमुख घटक कौन सा है? तो सबसे पहला जो है वो है गैस, दूसरा मैंने बताया आप लोगों को वाटर वेपन यानी कि जलवाष्प वाटर वेपन, और तीसरा मैंने बताया आप लोगों को डस्ट पार्टिकल। ये 3 चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वायुमंडल जो है कैसे बनता है, प्रमुख इसका घटक क्या है, किस चीज़ों से यह वायुमंडल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। पहला गैस से, दूसरा वाटर वेपन से यानी कि जल का वाष्प यानी कि जलवाष्प से, और तीसरा डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण। ठीक है, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है? वायुमंडल बनता है। और एक चीज़ और देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम आप लोगों को कल पढ़ाए थे कि 0.033% जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, यानी कि वायुमंडल में अवेलेबल है। यह एक भारी गैस है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक वेट ज़्यादा होगा इसका, भारी गैस है ये। ठीक है, सौर विकिरण के लिए यह गैस पराग्य किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपराग्य है। इस प्रकार यह वायुमंडल के ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये सूर्य का जो विकिरण होता है, सूर्य का जो रेडिएशन होता है के लिए पराग्य है, पराग्य में है। ठीक है ना, पराग्य में है, लेकिन पार्थिव विकिरण जो है, पार्थिव विकिरण उसके लिए अपराग्य है। पराग्य और अपराग्य का मतलब क्या हुआ? यानी कि सूर्य का जो रेडिएशन होता है उसको पार करने देता है, यानी कि पार हो जाने देता है। सूर्य की तरफ से जो हमारे पास धूप का रोशनी आता है उसे आने देता है, लेकिन जब वो सूर्य का रेडिएशन आया हमारे पास में और धरती से टकराया, तो ये आया और धरती से ऐसे टकराया, और टकराने के बाद यहाँ से जो रेडिएशन निकलता है उस रेडिएशन का नाम होता है पार्थिव विकिरण। ठीक है ना, तो वो पार्थिव विकिरण को क्या करता है? अपने से पार नहीं होने देता है, इसीलिए पारगमय नाम रखा गया कि सूर्य के विकिरण के लिए पारगमय है और अपना जो पृथ्वी है पार्थिव विकिरण के लिए अपरागमय है। इसी प्रकार वायुमंडल में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है। इसी कारण से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्या करता है? पैदा करता है, क्योंकि सूर्य का विकिरण आने दिया, लेकिन इधर से जो विकिरण था वो जाने नहीं दिया और एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया? गर्म कर दिया। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ला दिया, यानी कि ग्रीन हाउस को क्या कर दिया? इफेक्ट में ला दिया, यानी कि अच्छा खासा घर को खराब कर दिया। अगर पार हो जाने देता तो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म नहीं होता इतना। इसीलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, हमें टायर पटाखे ये सब ज़्यादा नहीं जलाने चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये क्या होता है? ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। ग्रीन हाउस यानी कि अच्छा खासा घर, इसको क्या कर दिया? इफेक्ट कर दिया, खराब कर दिया। इसकी बढ़ती मात्रा से तापमान में वृद्धि होने लग जाती है, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है पैदा होगा, ग्रीन हाउस में इफेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनने से, और हमारे तापमान में वृद्धि होने लगेगी। कायोटो प्रोटोकॉल एक क्या था? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कमी किए जाने के लिए के बारे में वैज्ञानिक सहमति बनी थी। याद रखिएगा, कायोटो प्रोटोकॉल 1997 में CO2 की मात्रा में कमी करने के लिए विज्ञानियों द्वारा समिति बैठाई गई थी, समिति बनाई गई थी, उसका नाम रखा गया था कायोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखिए ओजोन परत के बारे में हम सुने होंगे, ओजोन गैस होता है। ठीक है ना, इसके बारे में आप लोग नाम सुने होंगे कि क्या होता है ओजोन। देखिए, ओजोन जो है वायुमंडल में क्या होता है कि इसकी मात्रा बहुत कम है, बहुत कम वायुमंडल में हमें ये गैस मिलता है, क्योंकि हम बताए थे कि चौथा गैस जो था कार्बन डाइऑक्साइड था 0.033%, और उसके बाद जो था बहुत ही मतलब 0.001%, 0.000 ऐसे मतलब जो होता है बिल्कुल कम मात्रा में बाकी सब गैस पाए जाते थे। तो उसी में से वही कम मात्रा वाले गैस में से एक गैस जो था हमारा ये भी था, एक गैस हमारा ओजोन भी था। तो यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह गैस समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। आप पूछिएगा कि समताप मंडल क्या होता है? देखिए, तो ये अपना पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। ठीक है ना, तो ये वायुमंडल जो है हम बताए थे कई परतों से मिलकर के बना है, कई परत से मिलकर बना है। इसी वायुमंडल का एक परत का नाम है समताप मंडल। वो हम पढ़ाएंगे जब वायुमंडल के परत के बारे में, बस इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें पढ़ाएंगे कि समताप मंडल क्या होता है। ये परत जो है कई भागों में बटा हुआ है, तो उसी में से एक भाग का नाम है समताप मंडल। तो ये जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। अभी इतना याद रखिए कि ओजोन गैस जो है समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है, और इसमें क्या होता है, यह गैस हमारे वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंस होता है। यह सूर्य की
पाराबैंगनिक पैराबैंगनिक जो किरण होता है उस किरण को अवशोषित कर लेता है। यदि ये किरण सतह पर पहुंच जाती तो ये जो सूर्य का एक पाराबैंगनिक किरण होता है, रोशनी किरण, ठीक है ना, वो किरण को ओजोन क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है। क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगर वह ओजोन इस पैराबैंगनिक किरण को अपने अंदर अवशोषित ना करे तो हमारे पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाएगा और चर्म रोग जो होता है, स्किन कैंसर, चर्म कैंसर, स्किन कैंसर जो होता है वो उत्पन्न हो जाएगा, उसका खतरा जो है उत्पन्न हो जाएगा हमारे पृथ्वी पे। तो यह एक ओजोन का एक मतलब हम बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छा बात है कि यह क्या करता है, पाराबैंगनिक किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उसे पृथ्वी तक नहीं आने देता है। अगर वह किरण पृथ्वी तक आ गई, सौर से निकलने वाला पाराबैंगनिक किरण पृथ्वी तक आ जाती है तो तापमान में वृद्धि हो जाएगा और चर्म कैंसर का जो खतरा है वो कुछ ज़्यादा ही क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड व एसी, फ्रिज आदि में प्रयुक्त CFC गैस जो होता है वो इस परत को नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं, इस परत को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत को क्षारित होने से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया था, वही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या होता है, ओजोन परत जो है अपना, जो एसी, फ्रिज ये सब जो है खराब करते हैं ओजोन परत को, उसी ओजोन परत को क्षारित करने से बचाने के लिए, मतलब गंदा करने से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किया गया था। उस प्रयास का नाम रखा गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में ये शुरू किया गया था। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। हम आपको वायुमंडल के बारे में बताए हैं कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल जो है आज पूरा हो गया कंप्लीट, वायुमंडल आज कंप्लीट हो गया। और कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना, यानी कि डिवीजन जो हुआ है वायुमंडल का, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, माध्य मंडल, आयन मंडल, ताप मंडल, ये जो है बाहरी मंडल। ये जो मंडल अलग अलग हमारा जो ये मतलब ये पृथ्वी है और ये क्या है, वायुमंडल है। और इस वायुमंडल का जो परत है, जैसे पृथ्वी का जो परत था ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, उसी तरह ये भी परत है। तो इस परत को कैसे कैसे कौन कौन भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे और एक एक को डिटेल्स में जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहे।